हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन। ज्योमेट्री के क्वेश्चन जो आपके एचटेट टीजीटी मैथ में पिछले 5 साल के आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 5 साल के क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। मुझे पता है आप सभी निराश हो, आपके एग्जाम की डेट नहीं आ रही है। अब की बार एचटेट का थोड़ा सा मजाक हो गया है, कोई भी डेट आती है उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। ऐसे में स्टूडेंटों ने पढ़ना छोड़ दिया है। ये बहुत गलत बात होती है कि आप सरकार और बाकी चीजों की कमियां जो होती हैं उसको खुद पे ही अप्लाई करके और अपनी तैयारी छोड़ देते हो। ये ठीक बात नहीं है। चाहे आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, चाहे लेट होगा, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अदरवाइज वो कछुए और खरगोश वाली बात हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तैयारी करके बैठ जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो ग्रेजुअली लगे रहेंगे। तो तैयारी लगातार करते रहना पड़ता है हमें। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। कभी सिलेक्शन बोर्ड ढंग से काम नहीं करता, कभी आपकी एग्जाम डेट नहीं आती। ये सब के साथ होता है। गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए सारी हर्डल्स पार करनी होती है। तो इसलिए आप डिमोरलाइज न हो। आपका एग्जाम जरूर होगा, थोड़ा डिले हो जाएगा। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे थे, 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन अपनी कंटिन्यूटी को खराब मत करना। अदरवाइज आपका एग्जाम अब की बार फिर रह जाएगा। बेशक किसी की भी गलती हो, नुकसान आपका ही होगा। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि तैयारी को कंटिन्यू रखें। थोड़ी कर लें लेकिन करते रहें। जो एस्टेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अगर मेरे चैनल से तैयारी की है, जहां पर मैंने आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा दिया है, तो अब मैं आपको छोटे छोटे टॉनिक दे रहा हूं जिससे चीजें आपको याद रहें, आप भूल ना जाओ। वैसे मैं ज्योमेट्री की पूरी एक क्लास ले चुका हूं जिसमें मैंने कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ाई थी, लेकिन अब मैं आपको ज्योमेट्री के पिछले 5 साल के क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूं। इससे सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, वो एक वृत्त के अंदर है। आगे बताया गया देन द टेंजेंट्स एट देयर वर्टेक्स विल फॉर्म अनदर ट्रायंगल। जो आपका चित्र बनना है वो मैं पहले ही बना चुका हूं, सिर्फ टाइम बचाने के लिए, आपका टाइम बचे। वो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है और वो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और वो वृत्त के अंदर है। जहां पर इसके वर्टेक्स है ना, इन पर 3 टेंजेंट खींची गई हैं, 3 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और इससे जो त्रिभुज बनती है वो कौन सी त्रिभुज होगी? वो भी आपकी समबाहु त्रिभुज होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं प्रूफ कर देता हूं ऐसा क्यों होगा। ये अंदर वाली आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी सारी भुजाएं 60 है, सॉरी सारे एंगल 60 डिग्री है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आपकी यहां पर ये टेंजेंट बन रही है, ये यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? आपकी एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु तक बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अब जो टेंजेंट कोड के साथ यहां पर एंगल बनाती है, यही एंगल यहां पर बनता है। कहने का मतलब अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब ये दोनों बराबर थे, ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। अब ये दोनों 60 है तो तीसरा भी 60 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ये वाली त्रिभुज आपकी प्रूफ कर दी कि ये आपकी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या है? अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपकी टोटल, अब बस ऐसे ही ये भी प्रूव हो जाएगी, ये भी ए और ए हो जाएगी। ऐसे ही मैं इसको भी प्रूफ कर सकता हूं, ऐसे ही इसको भी प्रूफ कर सकता हूं। आप देखेंगे अंदर भी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल थी और बाहर वाली जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं भी 2a और 2a आ गई है, और ये भी आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई है। आप याद रख सकते हैं, सर्कल के अंदर जो समबाहु त्रिभुज होती है उसके वर्टिसेस पर अगर 3 टेंजेंट खींची जाए तो वो भी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगी, और आपका आंसर है ये। और ये एचटेट टीजीटी में तो 2023 में आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू इक्वल सर्कल पासिस थ्रू देन सेंटर। थोड़ा कुछ गलत लिखा हुआ है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। कई बार लिखते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाती है, आप उस बात पे ध्यान ना दें, मैं ऐसे ही समझा दूंगा आपको। टू इक्वल सर्कल का मतलब है ऐसे दो सर्कल जिनकी रेडियस बराबर है। इसका मतलब इन दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है, और साथ में कह रहे हैं कि पासिस थ्रू द सेंटर, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं। इट मींस इसका सेंटर यहां पर है और इसका सेंटर यहां पर है। आगे बोला गया इफ द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है कि द
देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोर्ड, उनकी कॉमन कोर्ड की लेंथ बताओ, उनकी सांझी जीवा, ये इसकी लंबाई पूछी है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका 5 सालों में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना। 2 सर्कल है, दोनों एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं और दोनों की त्रिज्या बराबर है। अगर मैं इस सेंटर को इस सरकमफ्रेंस से मिला दूं तो आपको पता है ये आपकी रेडियस होती है। अगर मैं सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाता हूं तो ये रेडियस होती है, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है। ऐसे ही अगर मैं इस सेंटर को भी सरकमफ्रेंस से मिलाऊं तो ये भी आपकी रेडियस है और दोनों रेडियस आपकी बराबर है, ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई है। अब इस सर्कल के सेंटर को अगर मैं दूसरे सर्कल के सेंटर से मिलाता हूं या फिर अपनी सरकमफ्रेंस से मिलाता हूं तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इस तरीके से ये ऊपर आपकी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है, समबाहु त्रिभुज बन गई है। इट मींस मैं इसकी ये ऊंचाई निकाल सकता हूं, ये वाली। आप ध्यान देंगे अगर मैं ऐसे ही नीचे भी सरकमफ्रेंस से ये दोनों सेंटर मिला दूं तो ये नीचे भी आपके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजाएं सेम है और ऊपर वाले की भी सेम है। अब इसकी हाइट और इसकी भी हाइट निकाल के अगर मैं जोड़ दूं तो इस जीवा की लंबाई आ जाएगी और यही हमने निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे, मुझे पता है समबाहु त्रिभुज की जो आपकी ऊंचाई होती है ना वो निकलती है √3/2a। ए है ये इसकी भुजा। अब इस तरीके से इस ऊपर वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई निकल जाएगी, मुझे नीचे वाले की भी निकालनी है और दोनों ऊंचाई बराबर है क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो आपकी कोर्ड आ जाएगी जो हमने निकालनी है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया √3a। ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा और वो है 5, तो आपकी 5√3 आपका आंसर आ गया है और ये आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन दोबारा आपने इस तरीके से प्रूफ नहीं करना, आप ध्यान रखेंगे अगर 2 सर्कल एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं तो वो एक ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है और एक नीचे। अगर कॉमन कोड निकालनी है ना तो जो आपकी रेडियस है उसके गुणा में √3 करना है, ये फार्मूला बन गया है इस भुजा को निकालने का, √3a। और ये याद रखेंगे आप, ये कैसे आया है प्रूफ कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ S इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इन सेंटर का मतलब ये है एक ऐसा सेंटर जिससे इसकी एक भुजा की दूरी को रेडियस मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, इसको हम इन सेंटर बोलते हैं और ये दे रखा है आपको S। अब इन सेंटर कैसे आता है, इन सेंटर आता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के, अगर मैं आपको लमसम द्विभाजक खींच दूं, उनके अर्धक खींच दूं, उनके एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, तो जहां पर वो टकराएंगे वो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे, वैसे तीसरा भी खींच सकता हूं लेकिन आपको बता रहा हूं, ये एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेंगे वो होता है आपका इन सेंटर अंतः केंद्र, जिससे इसके अंदर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये आपसे आगे पूछ लिया जाएगा कभी भी एग्जाम में कि एक ऐसा त्रिभुज के अंदर सेंटर बताओ जो उसकी तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। जो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है वो आपका इन सेंटर होता है। और इन सेंटर कैसे आता है, उस त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं। ये तो होगी एक बात। दूसरा, अब आपसे बताया गया है कि S इसका इन सेंटर है और इस त्रिभुज का नाम है ABC, इसका नाम है A B और C। अब आपको दिया गया है कि एंगल A 30 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ BSC, इस एंगल की वैल्यू आपने बतानी है। ये बात आप नोट कर लेंगे, अगर जो आपके एंगल बाइसेक्टर जो एंगल बनाते हैं ना, ये वाला एंगल, ये हमेशा बराबर होता है इसके ऊपर वाले एंगल को का आधा करके अगर मैं 90 में जोड़ दूं। कहने का मतलब अगर आपको BSC एंगल निकालना है ये हमेशा बराबर होगा इसके ऊपर जो वर्टेक्स है ना उस एंगल का आधा आप 90 में जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है। प्रूफ भी कर सकता हूं लेकिन फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करना कुछ भी नहीं है। ये x है, ये x है, ये y है और ये y है। इस तरीके से इसको z मान के अगर मैं प्रूफ करूं 1 मिनट लगेगी और प्रूफ हो जाएगा। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको याद ही रखना है। एग्जाम में प्रूफ तो करना नहीं ना हमने, बस सिर्फ इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि अगर हमें अंतः केंद्र दे रखा हो तो इसका मतलब वो 2 एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं वहां पर आता है।
और ये एंगल इसके ऊपर वाले एंगल को अगर मैं आधा करके 90 में जोड़ दूं तो आता है। तो इसका मतलब ये आ गया है आपका 30, 30 को 2 से भाग किया 15, 90 प्लस 15 105, 105 डिग्री आपका आंसर आ गया है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। बीच में कुछ चीजें भी आपको बताना जरूरी है। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ दे रहे हैं और अभी तक आपका कंसेप्ट प्रिपेयर नहीं हुआ, आपकी तैयारी नहीं हुई, तो अभी भी टाइम है, आप बैच परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे। मैं दो बातें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत कम चांसेस हैं कि आप सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। उसका मैंने बहुत अच्छा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जितना स्टेट का सिलेबस मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है इतना किसी टीचर ने नहीं पढ़ा रखा होगा। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप एक डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस बार और आखिरी बार आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो आपको एक कोर्स परचेज कर लेना चाहिए जहां से आपको नोट्स भी मिल जाए, एक तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाए और दोबारा ये एग्जाम ना देना पड़े। इस एग्जाम की फीस ही आपकी 1000 रुपए है। ऐसे में अगर 1000 रुपए के कोर्स से ये आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो तो आपको कर लेना चाहिए। एक बात, अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ दे रहे हैं तो उसका क्रैश कोर्स बना रखा है, इसमें 80% मैं सिलेबस अभी तक पूरा करा चुका हूं। अगर आप इसको परचेज करोगे तो जैसे ही आप परचेज करोगे तुरंत आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उन वीडियोस के साथ पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये मेरा ऐप है मैथ्स विद राकेश छोकर, आप इससे जाकर ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इससे आप एचटेट टीजीटी मैथ और पीआरटी दोनों तैयार कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और इसका प्राइस 799 है। एक चीज, अगर आपकी तैयारी हो गई है, अब आप बिल्कुल शांत बैठ गए हो, उस टाइम पर फिर आपको अपने कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने 10 प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं और ये 10 प्रैक्टिस सेट आपके वीडियो सॉल्यूशन के साथ हैं। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ईच 60 क्वेश्चन, बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में होंगे, उनकी आंसर की दी जाएगी आपको। आप जैसे ही पहले अपने खुद से लगाओगे, वो सारे क्वेश्चन लगा के आप आंसर की के साथ मैच करोगे। अगर कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं या आपका टाइम बहुत ज्यादा लग गया है, एचटेट टीजीटी मैथ के साथ सबसे बड़ी समस्या रहेगी आपकी समय की। आपने 70 क्वेश्चन मैथ के ही करने हैं, तो वो टाइम कैसे बचाना है, क्वेश्चन को बेस्ट तरीके से कैसे डील करना है, फिर उसी प्रैक्टिस सेट की आपको वीडियो मिलेगी। 10 की 10 वीडियो भी हैं और आपके 10 के 10 प्रैक्टिस सेट भी हैं। जैसे ही आप ये कोर्स परचेज करोगे ये भी आपको साथ के साथ मिलेगा और ये भी मेरे इसी ऐप पर है और इसका प्राइस आपका 400 है। अगर आप केवीएस या फिर ईएमआरएस इनकी तैयारी कर रहे हो जहां पर आपका 100 नंबर का मैथ आता है, तो या इसके लिए मैंने कोर्स बना रखा है संपूर्ण बैच। ये मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, इसमें अभी तक मैंने एक चैप्टर ही कराया है, रियल नंबर। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, मार्च में आपकी केवीएस की वैकेंसी आ जाएंगी और केवीएस का एचटेट वाला हाल नहीं है, 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा जैसे ही फॉर्म निकलेंगे। तो ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 2.5 से 3 साल में केवीएस के एक बार फॉर्म निकलते हैं और ये कोई पात्रता परीक्षा नहीं है। अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपकी जॉब लगेगी, अच्छी खासी जॉब है। अगर आप टीजीटी मैथ केवीएस में लगना चाहते हैं और 100 नंबर का मैथ तैयार करना चाहते हैं तो ये मेरा कोर्स है जिसका नाम है संपूर्ण बैच। ये भी मेरे इसी ऐप पर मिलेगा। ये जरूरी है आपको ये चीजें पता चले। आप ऐसा ना हो कि कई बार क्या होता है, मैं ये सोच के ना लोगों को बताऊं कि भाई नहीं ये सिर्फ एक प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे आज भी कमेंट करके ये बोलते हैं कि सर अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है, मुझे आपकी वीडियो आज मिली है। तो ऐसे में सही स्टूडेंट के पास सही मटेरियल जाए, ये भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूं कि अगर आपको नीड है तो वो चीजें आपको मिलनी चाहिए। तो चलिए दोबारा अपने कंसेप्ट पे आते हैं। अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे तरीके से मेरे साथ सीख ली हैं तो एक बहुत खूबसूरत बात ये है, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो ना तो आपको वो सब्जेक्ट आना भी चाहिए। भाई जरूरी है उस सब्जेक्ट के बेसिक्स आपके पास हो। तो आप खुद से पढ़ सकते हो, नो डाउट, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आएगा, लेकिन एक टीचर की हेल्प से बहुत जल्दी चीजें आप कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। मैं दोबारा फिर वही कह रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे अच्छा खासा पढ़ा रखा है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। चलिए, इफ एस इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, अब की बार आपको सरकम सेंटर दिया गया है। अब सरकम सेंटर क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य केंद्र। एक ऐसा केंद्र जिससे इसके किसी भी वर्टेक्स को त्रिज्या मानकर एक सर्कल खींचा जा सकता है। अर्थात आपका बाह्य केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जो इस त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। एक चीज,
अब ये कैसे खींचा गया है, जैसे वो खींचा गया था कि इसके दोनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर करके, ये इसकी भुजाओं का लमसम द्विभाज करके, इस भुजा का भी आधा किया, इस भुजा का भी आधा किया, और जहां पर ये मिले ये होता है आपका सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर बाह्य के अंदर। अब यहां पर एक और कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। सर्कल वाला कंसेप्ट यहां काम करेगा, जो आपकी ये आर्क जो यहां पर सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी, उसका डबल एंगल यहां सेंटर पे बनाएगी। ये आपका सर्कल वाला कंसेप्ट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये सर्कम सेंटर जब दे रखा होगा किसी त्रिभुज का तो वहां लगेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एस इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसका सर्कम सेंटर दे रखा है एस। आपको बताया गया है एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल ए ये 50 डिग्री है, मुझे पता है ये 50 है तो ये 100 आ गया है, तो ये आ गया है आपका 100 डिग्री। अब आपको आगे दिया है देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी सी एस, एंगल बी सी एस, आपसे ये एंगल पूछा है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा पक्का कर दूं, मिला दूं एक बार इस तरीके से, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इस बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, और एक सर्कल की सारी रेडियस बराबर होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों रेडियस बराबर हैं। अब इस छोटी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे, इट मींस ये कोण और ये कोण बराबर है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अगर मैं 100 को घटा दूं तो 80 बच गया है, इन दोनों का जोड़ 80 है और ये दोनों बराबर भी हैं, इसका मतलब ये 40 है और ये भी 40 है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपका आंसर 40 आ गया है। ठीक है, पहली बात, यहां पर जो एंगल बनता है इसका डबल यहां पर बनता है, ये निकाल दिया। दूसरा, इन दो भुजाओं को मिलाया तो ये एक ही वृत्त की रेडियस है, त्रिज्याएं हैं हमेशा बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर हैं, इनके समकोण भी बराबर होंगे, इन दोनों का जोड़ 80 है, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 40-40 आ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पी क्यू आर, एक ट्राइंगल की तीन भुजाएं हैं पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, देन द ट्राइंगल इज, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ा, तीनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ा, वो बराबर आ गया है उनके दो दो के मल्टीपल के। ये अलजेब्रा का कंसेप्ट है आपका, अलजेब्रा भी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ अच्छा खासा, 2 क्लासेस ले रखी है कम से कम 4 से 5 घंटे की। ये अलजेब्रा का कंसेप्ट है, अगर आपके 3 वेरिएबल उनका स्केयर करके जोड़ा जाए और उनकी दो दो की गुणा करके जोड़ा जाए और वो बराबर आ जाए, ऐसा तभी पॉसिबल है जब पी क्यू आर तीनों बराबर हो, ये तभी पॉसिबल है। कैसे, आप पी क्यू आर की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, मैंने इनको 2 पुट कर दिया, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आपको ऐसा लग रहा है कि 2 पे ऐसा है, 3 रख के देख लो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, वो सेम यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। आगे दिया गया है इन ट्रायंगल एबीसी 3 गुणा एंगल ए का बराबर है 4 गुणा एंगल बी का बराबर है 6 गुणा एंगल सी का, और आपसे पूछा है एंगल ए। देखो मैथ की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, पिछला कंसेप्ट आया था अलजेब्रा का, ये आ गया है रेशो का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ज्योमेट्री पढ़ ली बहुत खतरनाक और आपको ऐसा लग रहा है आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं, ये सारे चैप्टर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको एक छोटा सा नॉलेज रेशो का नहीं है तो आप ज्योमेट्री का इक्वेशन निकाल ही नहीं सकते, यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ आएगा तभी सारे चैप्टर आएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि एंगल ए का 3 गुणा बराबर है एंगल बी का 4 गुणा बराबर है एंगल सी का 6 गुणा। अब मुझे इनका रेशियो निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि मेरे से एक एंगल पूछ लिया ए, मैं एंगल तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास ये तीनों एंगल का रेशियो हो। अब वो कैसे निकाल लूंगा मैं, मुझे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो निकालना है। अब रेशियो ये कहता है अगर इस तरीके से तीनों वेरिएबल के मल्टीपल करके बराबर कर रखे हूं तो इनके एलसीएम के बराबर कर लो इसको, ये तीनों बराबर हैं, इनके एलसीएम के बराबर कर लो, 6 4 3 का एलसीएम करूं तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो 24 मेरा एलसीएम है ना उनको इंडिविजुअली अलग अलग बराबर करूंगा, पहले इसको इसके साथ बराबर किया,
3a बराबर है 24, 3 से इसको काटा ये 8 आ गया है। अब इसको इसके बराबर किया, 4 से इसको काटा ये 6 आ गया। अब इसको इसके बराबर किया, 6 से इसको काटा 4 आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तीनों एंगल का रेशियो निकाल लिया। अब रेशियो में हमें एक बात सिखाई गई है, ये तीनों एंगल का रेशियो दे दिया 8:6:4, और मुझे पता है एक त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब इस 180 एंगल को मुझे 8:6:4 में बांटना है। उसका तरीका ये होता है, इन सभी को जोड़ो, इनका जोड़ आ गया है आपका 18, 18 से इसको भाग कर दो, ये आपका 10 डिग्री 1 यूनिट का मान आ गया है। 10 से इन तीनों को गुणा कर दो, तीनों एंगल आ जाएंगे आपके 80, 60 और 40। आपसे कौन सा एंगल पूछा है, ए पूछा है, 80 आ गया है आपका, और ये आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड ए कोर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट काम करता है, वो आपको बताता हूँ। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पेलना मेरी चॉइस नहीं है। मैं कुछ भी अगर वीडियो बना रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि आपको कंसेप्ट सिखाऊं, ताकि उस कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको दोबारा देखने के लिए मिले तो आप डेफिनेटली कर पाओ। इसीलिए वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, पेशेंस के साथ आपने देखनी है। इसको बोलते हैं कोर्ड। जब एक सर्कल में एक सर्कमफ्रेंस को उसके दूसरी सर्कमफ्रेंस से मिलाया जाता है तो आपकी कोर्ड होती है, जीवा होती है। यहां पर है इसका सेंटर। अगर मैं इस सेंटर से इस जीवा पर लंब डाल दूं, परपेंडिकुलर डाल दूं, तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये कंसेप्ट है। इसका उल्टा भी ट्रूथ है। अगर मैं इस कोर्ड के मिड पॉइंट को मिलाऊं तो ये सेंटर से होके जाएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब अगर मैं इस सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस को मिला दूं तो आपको पता है ये हमारी रेडियस होती है। इसका मतलब यहां पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट काम करेगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में दिया गया है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। ये रेडियस है और 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है जी। आगे दे रखा है ए कोर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है ये जो कोर्ड है ना वो सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आपको आगे दिया गया देन द लेंथ ऑफ द कोर्ड। इस कोर्ड की लेंथ निकाल लो। मैं सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। मैं लगाऊंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है और उसकी भुजाएं एक स्पेशल रेशियो में होती हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। अगर ये 12 है तो ये 5 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब इतना हिस्सा 5 आ गया है, इतना हिस्सा भी 5 होगा, क्योंकि आपको पता है जब सेंटर से जीवा पर लंब डाला जाता है तो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये 5 ये 5, टोटल कोर्ड आपकी 10 सेंटीमीटर आती है। मैंने निकाल के क्यों नहीं दिखाया? अगर आपने मेरे से ज्योमेट्री पढ़ी है तो मैं कुछ ट्रिपलेट याद करा देता हूं पहले ही आपको, ताकि आपको चीजें पता रहे। इससे समय बचता है आपका। चलो कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं। ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, ये फिक्स है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। ये लंब या आधार हो सकता है, ये आधार या लंब हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है। ये ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। मैं जैसे ही पता चला ये 13 है ये 12 है तो मैंने देख लिया 13 12 5 होता है। उसको हल करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत काम आएंगे। आगे है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √6 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। आपको पहले तो एक चीज बताता हूं, एक रेशियो आप याद कर लेना। ये आपके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ बता दूं आपको एक बार तो मसला हल हो जाएगा। ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, ए बी सी। इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, अर्थात मैंने ए मान ली। ठीक हो गया। अगर मैं इसकी इस तरीके से एक हाइट खींचता हूं, ये इसकी हाइट नहीं है, ये इसकी मीडियन भी है, इसका एल्टीट्यूड भी है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एक ही लाइन, इसी को आप मीडियन बोल सकते हो, इसी को हाइट भी बोल सकते हो, इसी को एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हो, और इसी को आप एल्टीट्यूड, हाइट तो आ गया है, क्या बच गया आपका? एक मीडियन, हाइट, एंगल। इसका नीचे वाले भुजा का आप लंबसम द्विभाजक बोल सकते हो, लेकिन वो आ गया है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि एक आपकी समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यही साइड आपकी मीडियन होती है, हाइट होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है। ऐसे में अगर इसकी कभी भी लंबाई निकालनी हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, और ये √3/2a आएगी। कहने का मतलब जो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है उसको √3/2 के साथ गुणा करूंगा तो इसकी मीडियन, हाइट, एंगल बाइसेक्टर कुछ भी पूछा जाए वो आ जाएगा, और वो है ये। अब दूसरी चीज बता दूं आपको, ये जो आपकी एक साइड है ना, इसके ऊपर एक सेंटर भी होता है, और ये सेंटर आपका इन सेंटर भी है। इन सेंटर मतलब आपका ये, इसके अंदर अगर एक सर्कल खींचूं उसका भी सेंटर यही होगा। यही आपका सरकम सेंटर भी है। सरकम सेंटर मतलब अगर मैं इसको सेंटर मान के एक बाहर वृत्त खींचूं तो भी आ जाएगा। यही आपका सेंट्रोइड भी है। सेंट्रोइड क्या होता है? केंद्रक, जहां पर इसकी तीनों माध्यिका मिलती हैं वही ये बिंदु है। ये आपका ऑर्थो सेंटर भी है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां पर इसकी तीनों ऊंचाइयां एक दूसरे को काटती हैं। इसका मतलब एक ही सेंटर पर चारों सेंटर है। ठीक है। अब जो आपका सेंट्रोइड होता है ना, वो इस भुजा को 2:1 में बांटता है। तो ऐसे में अगर इसकी इन रेडियस निकालनी हो, कहने का मतलब जो इसके अंदर सर्कल बनता है उसकी रेडियस निकालनी हो, जिसको मैं छोटे r से डिनोट कर रहा हूं, तो वो एक रेशियो होगा, इसका एक रेशियो वो आ जाएगा a/√2√3। अगर मुझे इसका इन रेडियस निकालनी हो तो वो रहेगी जो इसकी भुजा है उसके डिवाइड में 2√3 कर दो। अगर इसकी सरकम रेडियस निकालनी है, बड़ी रेडियस निकालनी है, तो वो होगी 2 यूनिट, वो आ जाएगी a/√3। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक बार बता दिया आपको, समअप करता हूं इसको। एक है आपकी भुजा, एक है आपकी हाइट या मीडियन, एक है आपकी सरकम रेडियस, एक है आपकी इन रेडियस। भुजा है आपकी ए, ये होती है √3/2a, बताया मैंने अभी। ये होती है a/√3 और ये होती है a/2√3। ये आप याद रखेंगे, ये आपके बहुत काम आएगा। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a²। ये सारी चीजें समबाहु त्रिभुज के बारे में पता होनी चाहिए आपको, जो जो मैंने लिख दी है। अब क्या दे रखा है? आपको बताया गया कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 है। ऊंचाई कैसे निकलती है? ऊंचाई निकलती है √3/2a, ऐसे निकलती है, और इसकी वैल्यू दे रखी है √6। मैं √6 को क्या बोल सकता हूं? मैं √6 को बोल सकता हूं √2 गुणा में √3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 उधर चला गया, a बराबर आ गया 2√2। ए क्या था हमारा? ए था इस समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो हमने इसकी भुजा निकाल दी। अब आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल आता है आपका √3/4a²। इसका वर्ग करूंगा तो 8 आएगा। 2 का वर्ग किया 4, √2 का वर्ग किया 2, 4 दूनी 8, 2 से इसको काट दिया, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 2√3। ये आपका आंसर है। जितना मैंने इसके बारे में बता दिया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता। चलिए आगे चलते हैं। If the diagonals of a quadrilateral bisect one another at right angle, then the quadrilateral। अब की बार क्वेश्चन आपका चतुर्भुज का। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ऐसा बोला गया है कि एक चतुर्भुज है जिसके डायगोनल्स, जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, उस चतुर्भुज का नाम बताना है। आपकी चतुर्भुज 5 प्रकार की होती है, उसमें से 4 मैंने बना रखी है आपके सामने। आपकी क्वाड्रिलेटरल 5 टाइप की होती हैं, इनसे अलग एक और है जिसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, समलम बोलते हैं। बाकी ये 4 हैं, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक रोम्बस है और एक पैरेललोग्राम है। इनके बारे में सब कुछ बता रहा हूं आपको, ताकि सारी चीजें आप एक जगह ही रिलेट कर पाओ, इकट्ठी एक जगह कहीं नहीं मिलेंगी आपको ये। सबसे पहले तो ये दोनों चतुर्भुज ऐसी हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर है। ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है। ये है आपका वर्ग, स्क्वायर। इसकी चारों भुजा बराबर हैं। इसका बिगड़ा हुआ रूप ये है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं। और ये है आपकी रोम्बस, जिसको हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। तो इन दोनों की चारों भुजाएं बराबर है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये इसका बिगड़ा हुआ रूप है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसके नहीं है, इसलिए इसका बिगड़ा हुआ रूप है। बस ये याद करने का तरीका है।
वर्ग जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, समचतुर्भुज इसकी भी सारी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन इसके दोनों, इसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ऐसा बोला गया है। ठीक हो गया। अब अगर इसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये फिर वर्ग ही बन जाएगी। अब इसके विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर भी होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं और बराबर भी होते हैं। इसके सिर्फ 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर नहीं होते हैं। कहने का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, हमारे पास दो ही चतुर्भुज ऐसी हैं जिनके चारों भुजाएं बराबर हैं, उन्हीं के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अब अगर मुझे सिर्फ क्वेश्चन ही लगाना होता तो आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, या तो वो वर्ग है, स्क्वायर है, या फिर वो रोम्बस है, समचतुर्भुज है। इसमें आपका वर्ग नहीं दे रखा, रोम्बस दे रखी है, ये आपका आंसर है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, और बहुत सारी चीजें बताता हूं आपको। अब ये दो इधर करती हैं, एक आपकी रेक्टेंगल है जिसको हम आयत बोलते हैं, और एक आपकी पैरेललोग्राम है जिसको मैं पैरेललोग्राम बोलता हूं, ये आपकी समांतर चतुर्भुज है। इन दोनों की आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, अर्थात इसको हम एल बोलते हैं लंबाई, और इसको हम चौड़ाई बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं। इसकी भी भुजाएं बराबर हैं, इसको हम बी बोलते हैं, बेस, और इसको हम ए बोलते हैं। दोनों की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज को इसका बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसके सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, इसके विकर्ण बराबर है, इसके विकर्ण बराबर है, और इसके विकर्ण बराबर भी नहीं है। इसके विकर्ण बराबर है, इसके विकर्ण बराबर नहीं है, बिल्कुल सेम जैसे ये था। अब एक आखिरी बात जो इन चारों चतुर्भुज के बारे में बताता हूं, क्योंकि इकट्ठी बढ़ा रखी है मैंने, वो ये है कि इनके सभी के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके भी आमने सामने के कोण बराबर है, इसके भी आमने सामने के कोण बराबर है, इसके भी आमने सामने के कोण बराबर है, इसके भी आमने सामने के कोण बराबर है। दूसरा, इन चारों के विकर्ण एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इक्वली बाइसेक्ट मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है, ये टुकड़ा इसके, ये टुकड़ा इसके बराबर है, ये इसके, ये टुकड़ा इसके बराबर है, ये टुकड़ा इसके बराबर है, ये टुकड़ा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जितना मैंने आपको बता दिया है, शायद इतना तो ज्योमेट्री में आपने इनके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा। जितना मैंने बताया ये रिकॉल कर पाओगे तो ज्योमेट्री का जल्दी सी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। आपका एक सर्कल है, इस पर एक टेंजेंट खींची गई है, टेंजेंट बोले तो स्पर्श रेखा। इस सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये लीजिए जी, चलो यहां हुआ, फिर ये लो, ये P है। ये बोला गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। यहां से एक टेंजेंट खींची गई है ऐसे, ठीक है। और आपसे पूछा है, आपको आगे बताया गया है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। ड्रॉन फ्रॉम एक पॉइंट P 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल से खींची गई है और जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये केंद्र है आपका O, ये है A। एक बात नोट कर लें, अगर मैं सेंटर से एक स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिला दूं तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। एक टेंजेंट के, आपके एक स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिलाया जाता है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे ही 90 डिग्री का एंगल आ गया आपका, तुरंत फिर राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये खुद ही बताया गया था कि ये सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये निकालना है। अब इसमें कौन सी भुजा क्या है, कंफ्यूज मत होना। 90 के सामने होता है आपका हाइपोटेनस। अब इसको P मान लो, B मान लो, कोई मोटा फर्क नहीं पड़ता। जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना होता है वो आपका B होता है, और ये आपका P है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। अगर कर्ण का वर्ग दे रखा है और आधार का निकालना है तो आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग घटा लंब का वर्ग। एक तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा, मुझे पता चल गया इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाना है,
एक और आसान तरीका बताता हूँ। एक तो मुझे 8 का वर्ग करके और 6 का वर्ग करके उनको आपस में घटाना है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होगी। अगर ये किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर दो। ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 से दोनों डिवाइड कर दिए। बस ध्यान रखना जो आंसर आएगा उसको 2 से गुणा करना है, क्योंकि बेवजह मैंने इसको 2 से भाग कर दिया। अगर आपने इसको दोनों को 2 से भाग कर दिया तो रिजल्ट को 2 से गुणा करना है। अब और आसान हो गया, 4 का वर्ग 8, 3 का वर्ग 9, 8 में 3 का वर्ग 9 और सॉरी 4 चौके 16, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 गए 7, तो ये आपका इसके साथ आ गया √7। ये इसके साथ गुणा किया और आपका आंसर आ गया है। बात समझ आई? एक कॉमन फैक्टर से अगर डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर दो, बस ध्यान रखना उधर वाली भुजा को उतने से ही गुणा करना है। इन दोनों का वर्ग करके आपस में घटाना था, तो आपका 4 चौके 16, 3 तिया 9, √7 आ गया। रूट क्यों आएगा? क्योंकि उसके ऊपर वर्ग है, वो हटाने के लिए वर्गमूल लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। The area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle whose radius is r सेंटीमीटर। देखिए, एक आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त। इस अर्धवृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी त्रिभुज बन सकती है उसका क्षेत्रफल निकाल लो। इसके अंदर सबसे बड़ी त्रिभुज वही बनेगी जो मैं इसके डायमीटर को बेस बना के बनाऊंगा। सबसे बड़ी त्रिभुज यही हो सकती है ना, इसमें सबसे बड़ी भुजा यही है। अगर मैं इसको ही बेस मान के इस पे एक ट्रायंगल बना दूं तो वो ट्रायंगल आपकी सबसे बड़ी ट्रायंगल होगी। इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये आपका अर्धवृत्त है, ऊपर ऐसे पूरा बना हुआ है ये, लेकिन आपसे सिर्फ अर्धवृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाकर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। ध्यान रखेंगे जो डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अब ये 90 डिग्री वाले मैंने ले रखे हैं, हर जगह बार बार 90 डिग्री आ रहा है। एस्टेट में क्वेश्चन आपका कंसेप्ट बेस बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है। आपका ये सर्कल है, आधे को हेमी सर्कल बोलते हैं। इस हेमी सर्कल के डायमीटर पर जो बड़ी से बड़ी ट्रायंगल बनती है वो आपकी मैंने बना दी है, और डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये डायमीटर है, ये इसका सेंटर रहा होगा। डायमीटर आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है, अर्थात इधर भी आपका आर है और इधर भी आपका आर है। सिमेट्री के कारण आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर मैं इसको नीचे मिला दूं, पहली बात तो ये भी आर रहेगा। आ रही है भैया, देख लो आप, सेंटर से अगर मैं सर्कमफ्रेंस को मिलाऊं, दूसरा ये एंगल आपका 90 डिग्री का भी रहेगा। ठीक हो गया जी। अब आप एक चीज देखो, ये है आपका इस त्रिभुज को, ये त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, ये एक अलग बात है, इसको भूल जाओ। आप ये समझो कि इस त्रिभुज में ये तो हाइट है और ये आधार है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं आपको समझाने के लिए, 1 मिनट के लिए, ये लीजिए, मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्री है, उसको भूल जाओ। ये एंगल भी 90 डिग्री है, वो ये कह रहा है, और ये आपकी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। ऐसे है, मैंने इस ट्रायंगल को खड़ा कर दिया ऐसे। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस तरीके से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब 1/2, इसका आधार है r गुणा r प्लस r 2r, ये इसका आधार हो गया, गुणा में ऊंचाई भी r है, तो 2 से 2 कट गया, r गुणा r की 2, आपका इसका क्षेत्रफल आ गया है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। If the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 10 centimeter, then the parameter of the rhombus। सबसे पहले रोम्बस को याद करो। रोम्बस थी आपकी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं क्योंकि ये वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर मैं ये आकृति बनाने की कोशिश करूं तो कुछ पतंग के आकार की होती है ऐसी, ये लीजिए, ये बताया गया है। इसमें दोनों डायगोनल, एक 24 है और एक 10 है, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। और ये मैंने बताया था कि चारों चतुर्भुज, चारों क्वाड्रिलेटरल के जो आपके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं इस तरीके से। अब अगर इसकी बड़ा डायगोनल 24 सेंटीमीटर है तो ऊपर 12 सेंटीमीटर है और नीचे भी 12 सेंटीमीटर है। अगर इसका छोटा डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर इधर है और 5 सेंटीमीटर इधर है। मैं अगर इस त्रिभुज को देखता हूं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर ये 12 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 13 आ जाएगी। ये ट्रिपलेट मैंने याद भी कराया था आपको, और इसकी तो सारी भुजाएं बराबर हैं। अगर ये 13 है तो ये भी 13 आ जाएगी, ये भी 13 आ जाएगी और ये भी 13 आ जाएगी।
अब इसकी चारों भुजाएं बराबर है और आपसे पेरीमीटर पूछा है, परिमाप पूछा है। किसी भी आकृति का परिमाप का मतलब है उसकी सारी भुजाओं का जोड़। अगर मैं इसकी सारी भुजाओं का जोड़ कर दूं तो 52 आ जाएगा और ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर सकते हैं और एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। साथ में वीडियो को शेयर कर दें। जो कोई ऐसे एस्टेट के स्टूडेंट हैं जो टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अब शांत बैठ गए हैं, तो थोड़ी बहुत वीडियोस देखते रहो ताकि तैयारी आपकी चलती रहे। ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है आपकी एबीसी, ए बी सी। एंगल ए 66 डिग्री है, ये लीजिए। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर। अब मुझे कमेंट में लिख के बताओ, जहां पर दोनों एंगल बाइसेक्टर टकराते हैं ये कौन सा सेंटर होता है। सारे बता दिए मैंने। जहां पर दोनों एंगल बाइसेक्टर टकराएंगे वो आपका इन सेंटर होता है। तो आपको बताया है ये ओ पर काटते हैं, ठीक है जी। द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, ये एंगल निकालना है। ये एंगल तो बच्चा बच्चा जानता है। जो जहां पर आपके दोनों एंगल बाइसेक्टर काटते हैं वो आपका इन सेंटर होता है। इस पर जो एंगल बनता है वो ऊपर वाले एंगल का आधा करके अगर 90 में जोड़ दूं तो आपका एंगल आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 90 प्लस में इसका आधा, 123 आपका आंसर आ गया है। अब ये कंसेप्ट बता चुका हूं, अब रिपीट होंगे ये बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एन आर्क सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 108। ये भाई सबस्टेंड्स है, मैंने सबस्टेंडेड 2 बार बोल दिया, सॉरी। एट द सेंटर द एरिया ऑफ द सेक्टर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। एक आर्क जो एक चाप है इस तरीके से, वो सब्सिट्यूट करती है सेंटर पर एक एंगल, सबस्टेंड करती है 108 डिग्री का। ये दोनों इसकी त्रिज्याएं हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है इस सेक्टर का क्षेत्रफल बताओ। एक आर्क है, एक चाप है, सेंटर पर 108 डिग्री का एंगल बनाती है। जो इसने सेक्टर बनाया है इसका क्षेत्रफल बताओ। आपको पता है एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मुझे एक, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, मुझे ये भी पता है एक वृत्त में जो टोटल एंगल होते हैं वो 360 होते हैं। तो कहने का मतलब ये 360 डिग्री का एंगल है, ये 360 डिग्री का क्षेत्रफल है। अगर इसके डिवाइड में मैं 360 कर दूं तो ये 1 डिग्री का क्षेत्रफल आ जाएगा। मानोगे ना इस बात को? पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, अर्थात 360 डिग्री का क्षेत्रफल है। अगर डिवाइड में 360 डिग्री कर दूं तो 1 डिग्री का क्षेत्रफल आ जाएगा। मुझे 108 डिग्री का क्षेत्रफल निकालना है, तो गुणा में 108, बस इसको हल कर दो। 36 इसको काटा 10, 36 इसको काटा 3, तो ये आ गया आपका 3/10। पाई का मान होता है 22/7, आपकी त्रिज्या है 7। ये लीजिए 7 से 7 कैंसिल हो गया है। 3 7 21 दूनी 42 गुणा 11 462 और 10 के नाम का एक डेसिमल लगा दिया। देखिए कहाँ मैच कर रहे हैं भाई, ये आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। The angles of a triangle are in ratio 5:3:7, then triangle each। आपको ये बताया गया है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का रेशियो है 5 3 7 और आपसे पूछा है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। सबसे पहले तो अगर आपको तीनों एंगल का रेशियो दे दिया, क्या मैं यहां से ये तीनों एंगल निकाल सकता हूं? थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, एक त्रिभुज के तीनों एंगल का अगर रेशियो दे दिया, मुझे पता है एक त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है। अगर मैं इनके जोड़ से इसको भाग कर दूं तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा और ये है आपका 7 और 5 12 और 3 15, तो 15 से इसको भाग कर दिया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1 यूनिट का मान 12 डिग्री आ गया। 12 से तीनों को गुणा कर दीजिए, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 12 सत्ते 84, ये आ गया है। अब आपसे पूछा है द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशियो 5:3:7, मैंने तीनों एंगल निकाल दिए। अब आपसे पूछा है कि ये ट्रायंगल कौन सी होगी। आप ये बताओ ये कौन सी ट्रायंगल है, आपको देख के क्या लग रहा है? अब आपको पता होना चाहिए आपकी ट्रायंगल का हम 2 तरीके से बाइफर्केशन कर सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, साइड्स के आधार पर, एक कोण के आधार पर, एंगल के आधार पर। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती तो हम उसका नाम रख देते समबाहु त्रिभुज। अगर 2 भुजाएं बराबर होती तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग होती तो विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल हो जाती।
ये था आपका भुजाओं के आधार पर। अगर कोण के आधार पर होगा तो पहला होगा ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान आपका 90 से छोटा हो, वो आपकी न्यून कोण त्रिभुज होती है। ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 90 से छोटा हो तो वो आपकी न्यून कोण त्रिभुज होती है। तो ये आ गया आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आगे बात समझ। पहले मैंने क्या किया, 5 3 7 इनको जोड़ा, ये हो गया आपका 15, 15 से इसको भाग किया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 आ गया। तो 12 पंजे 60, 12 दिया 36, 12 सती 84, तीनों एंगल निकाल लिए। तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो होती है आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। इनमें से एक एंगल अगर 90 डिग्री आ जाता तो वो हो जाती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल 90 से बड़ा आ जाता तो हो जाती है आपकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए आगे चलते हैं। द बेस ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स अभी बताई, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, माना इसकी दोनों भुजाएं बराबर है। ये बताया गया इसका बेस 12 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था पेरीमीटर परिमाप सारी भुजाओं का जोड़ होता है। अगर इसकी तीनों भुजाओं का जोड़ 32 है और इसमें से 12 घटा दूं तो 20 आ गया। 20 इन दोनों भुजाओं का जोड़ है और ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं, इसका मतलब ये भी 10 आ गया है और ये भी 10 आ गया है। क्या ये बात आपको समझ आई? तीनों भुजाओं का जोड़ आपका 32 है, ऐसे में अगर ये घटा दूं तो दोनों का जोड़ आ गया 20 और दोनों बराबर है। अब इसमें अगर मैं एक हाइट खींच दूं इस तरीके से तो ये हाइट के साथ साथ मीडियन भी होगी, जैसे मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको बताया था। यही आपकी मीडियन भी होगी, यही आपकी हाइट भी होगी। ठीक हो गया। अब ये जो आपकी यहाँ पर हाइट खींची है ये मीडियन है और नीचे वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो यानी कि ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखता हूं तो इसमें ये 10 ये 6 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था ट्रिपलेट आपको 8 10 8 6। अब आपको आगे बताया गया है कि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस तरीके से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 1/2 इसका आधार है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, तो 2 4 8 12 चौक 48, 48 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक वर्ग के एक कोने से, ऑफ 8 सेंटीमीटर साइड, इसकी 8 सेंटीमीटर भुजा है एक वर्ग की, उसके एक कोने से ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, इसमें से 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लिया, जिस तरीके से काट रखा है। तो आपसे पूछा है कि इस बची हुई फिगर का पेरीमीटर बताना है, अपने परिमाप बताना है। परिमाप होता है सारी भुजाओं का जोड़। ये वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हैं, ये 8 सेंटीमीटर थी, इसमें से 1 सेंटीमीटर काट ली, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर है। वर्ग की ये भी भुजा बराबर है 8 सेंटीमीटर है, इसमें से 1 सेंटीमीटर काट ली तो ये आपकी 7 सेंटीमीटर बच गई है। ये इस तरीके से यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ था और वो काट लिया, और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, और इसका पेरीमीटर मतलब इसकी सारी भुजाओं का जोड़। अगर मैं इसकी सारी भुजाओं का जोड़ करूं तो 32 आता है और ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे है वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 108 एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल। एक चतुर्भुज है, उसका एक कोण तो 108 डिग्री है, बाकी तीनों कोण बराबर है। तो आपसे पूछा है कि उनमें से कोई एक कोण बताओ। एक क्वाड्रिलेटरल के एक कोण है आपका 108 और बाकी तीनों कोण बराबर है। अगर एक को मैं x मान लूं तो तीनों 3x हो जाएंगे। एक त्रिभुज के चारों कोणों का योग, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। एक कोण 108 डिग्री बताया है, बाकी तीनों कोण बराबर हैं। अगर एक को x मान लूं तो 3x हो जाएंगे और इनका जोड़ 360 के बराबर होना चाहिए। ये उधर जाके माइनस हो गया तो ये 252 बच गया है। 3x बराबर आ गया 252, 3 से इसको काट दिया, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12, तो एक एंगल आपका 84 डिग्री आ गया है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आप देख रहे हो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़े से कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब हम 2020 के कर रहे हैं, अभी तक 2023 के, 22 के और 21 के कर लिए हमने। क्वेश्चन में दिया गया द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन साइड इज 4√2।
आपको ये बताया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और साथ में आइसोसेल्स भी है। वो ये कह रहा है कि ये 90 डिग्री के एंगल वाली भुजा है और साथ में इसकी दोनों भुजाएं बराबर है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी त्रिभुज है आपकी, एक ऐसी त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है, साथ में ये आइसोसेल्स भी है, समद्विबाहु भी है, इसकी दो भुजाएं बराबर भी हैं। तो वो दो भुजा बराबर यही हो सकती है, क्योंकि कर्ण तो किसी भी साथ बराबर नहीं हो सकता। ये एक ऐसी त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का भी है और दो भुजाएं बराबर भी है। अब आपसे ये बताया गया है कि ये जो दो भुजा बराबर है ना, इनमें से एक भुजा 4√2 है, ये दूसरी भी 4√2 रहेगी। तो आपसे कर्ण की लंबाई पूछी है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन एक और तरीका बताता हूं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो वहां पर ये दोनों कोण 45-45 डिग्री के हो जाएंगे, ये भी 45, ये भी 45। तो इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात ऐसा रहेगा, ये 1 डिग्री, सॉरी ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये √2 यूनिट। अगर आपकी आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हो, आपका 90 डिग्री का कोण भी और दो भुजाएं बराबर भी हो, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे उसकी भुजाओं का अनुपात 1:1√2 होगा। तो कहने का मतलब ये 1 यूनिट रहेगी, ये भी 1 यूनिट रहेगी, और ये √2 यूनिट रहेगी। अब 1 यूनिट का मान तो आपका आ गया है, वो है 4√2। आपसे √2 यूनिट का मान पूछा है, तो वो इसके साथ गुणा होके 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते थे, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता। द डिस्टेंस ऑफ द chord ऑफ द लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। आपको ये बताया गया है कि एक सर्कल है जिसका डायामीटर, जिसका आपका व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो व्यास का मतलब आपका त्रिज्या का 2 गुना। अगर मैं इसकी एक कोर्ड खींच के त्रिज्या बनाऊं तो ये आपकी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, अगर डायामीटर आपका 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपकी आधी होगी, तो वो आ गई है 10 सेंटीमीटर। अब ये बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ द कोर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। एक 16 सेंटीमीटर की एक जीवा है, ये नीचे 16 सेंटीमीटर की जीवा है। मैंने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बताया था, इस जीवा पर अगर मैं केंद्र से लंब डाल दूं तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब अगर ये 16 की है ना, तो 8 इधर हो जाएगा और 8 इधर हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि एक 16 सेंटीमीटर की एक जीवा सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये बताओ। कहने का मतलब ये दूरी पूछी है आपसे। राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 होगी। पाइथागोरस थ्योरम से बता रहा हूं आपको, तो आपका 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 12 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, आपने हाइट निकालनी है। पूरा कंसेप्ट बता दिया आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2a, और a का मतलब है उसकी भुजा। तो √3/2 और भुजा है आपकी 12, 2 से इसको काट दिया, 6√3 इसकी हाइट आ गई है, और यही आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स। वो ये कह रहा है जहां पर उसके तीनों एल्टीट्यूड, तीनों ऊंचाइयां काटती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता था आपको, 1 सेकंड लगता मेरा, लेकिन मुझे लगा कि यहीं पर पूरा कंसेप्ट बता देता हूं, आपके काम आएगा। आपके 4 सेंटर होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र भी किया था जब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता रहा था। सबसे पहला सेंटर होता है जब इसकी दो त्रिभुज की दो भुजाओं का मैं लमसम द्विभाज करूं, जहां पर वो बिंदु टकराते हैं उसको हम बोलते हैं आपका सर्कम सेंटर, और ये इसके तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। एक ऐसा सेंटर जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। ये है आपका इन सेंटर। अगर इसके तीनों एंगल का बाइसेक्टर मैं बनाऊं, वो जहां पर टकराएगा वो आपका इन सेंटर होता है, और ये इन सेंटर इसकी तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। तीसरा ये है आपका सेंट्रोइड, केंद्रक, जहां पर इसकी तीनों जीवाएं खींची, तीनों इसकी जो मीडियन खींची जाती है, तीनों मीडियन,
मीडियन को हिंदी में हम बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, यहां से मैं एक ऐसी भुजा खींच रहा हूं जो नीचे वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसको हम बोलते हैं माध्यिका। ऐसे ही ये माध्यिका खींची, ऐसे ही ये माध्यिका खींची, जहां पर ये तीनों माध्यिका टकराती हैं, ये आपका होता है सेंट्रोइड। और माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तीसरा है, अगर एक त्रिभुज की मैं 3 ऊंचाई खींच दूं, ये भी आपका शीर्षलंब है, एल्टीट्यूड है, ये भी आपका शीर्षलंब है, और ये भी आपका शीर्षलंब है, और ये तीनों शीर्षलंब जहां पर टकराते हैं वो आपका ऑर्थो सेंटर होता है, और इसका आंसर है आपका ये। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इफ ए बी बी सी और सी डी आर इक्वल कोड्स, आपकी 3 कोड्स दे रखी हैं, एक है ए बी, एक है बी सी, मैंने सही नहीं बनाया भाई, एक है ए बी, एक है बी सी, एक है सी डी, ऐसे है ए बी, बी सी और सी डी। ये आपकी 3 कोड हैं, 3 इक्वल कोड हैं, तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं। ए बी बी सी सी डी आर इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर है ओ, एंड ए डी डायमीटर, ए डी डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास है, सेंटर से होके जाता है, ये है सेंटर ओ। ठीक है जी, आपसे पूछा है कि एंगल ए ओ बी बताओ, एंगल ए ओ बी, ये एंगल पूछा है, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक छोटी सी रचना कर दी, ये लीजिए। अब आप एक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखेंगे, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, बराबर जीवाएं बराबर इक्वल कोड्स आपके सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। कहने का मतलब ये कोड एंगल बना रही है ये कोड एंगल बना रही है ये कोड एंगल बना रही है ये तीनों एंगल बराबर होंगे। कहने का मतलब मैं इसको अगर थीटा मान लूं तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ये तीनों एंगल बराबर होंगे। अगर आप देखोगे तो ये तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, और एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल का सम 180 होता है, इसका मतलब 3 थीटा का मान आपका 180 है। अगर 3 से मैं इसको भाग कर दूं तो थीटा का मान 60 आ गया है, और ये सारे एंगल 60-60 डिग्री के हैं, और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसका जो ये एक एंगल है ना, वो अपने इस आसन्न कोण के, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, एक ही भुजा पर जो 2 एंगल होते हैं, आपका ये एंगल जो है ना, इस एंगल का 2/3 है। कहने का मतलब अगर मैं इस एंगल को 3x मान लूं, मैंने अपनी तरफ से मान लिया, कुछ भी मान लो आप, मैंने इसको 3x मान लिया, अगर इसका 2/3 करूंगा तो ये 2x आ जाएगा। ये बोला गया है कि पैरेललोग्राम का एंगल है ए, ये अपने एडजेसेंट एंगल बी का 2/3 है, इसका 2/3 है, ऐसे बोला गया है। मैंने इसको 3x मान लिया, 3x को अगर मैं 2/3 के साथ गुणा करूंगा तो ये 2x आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था 4 चतुर्भुजों के बारे में, उनमें पैरेललोग्राम भी थी, कि इन चारों चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये 2x है तो ये भी 2x है, ये 3x है तो ये भी 3x है, और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, इन सभी को जोड़ लो, ये 10x आ गया है, तो 10x बराबर आ गया है आपका 180 के, 10x ही आ गया ना, 3 और 3 6 और 4 10, x का मान आ गया आपका 18। अब आपसे पूछा है तो सबसे छोटा कोण बताओ, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कुछ गलती कर दी क्या भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का कोण उसके आसन्न कोण का 2/3 है, अगर मैंने इसको 3x मान लिया तो इसका 2/3 आपका 2x हो गया है। ठीक है जी, तो समांतर कोण का समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण, मैंने ये 3x है तो ये भी 3x होगा, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, सॉरी 180 के बराबर कर दिया। देखो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, आपका चतुर्भुज के चारों कोण 360 के बराबर होते हैं, तो ये 10x जो है वो आपका 360 के बराबर आ गया है। अगर मैं x का मान निकाल लूं तो 36 आ गया है, इसका मतलब ये मैंने गलत लिख दिया है।
तो ये एंगल है आपका 36 दूनी 72 और ये एंगल आपका 36 दिया 108, तो छोटा एंगल 72 डिग्री आ गया है और ये आपका आंसर है। बस कुछ नहीं, मैंने 180 डिग्री के बराबर कर दिया था, जबकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका 360 होता है, बाकी ऐसे ही है। चलिए आगे चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 24√2 सेंटीमीटर, इट्स डायगोनल। आपको एक और कंसेप्ट बताने की जरूरत है। ये आपका वर्ग है और वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, मैंने बताया था आपको। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि वर्ग के सारे कोण आपके 90 डिग्री के होते हैं और दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। अगर मैं एक डायगोनल खींच दूं इस तरीके से, तो ये एक डायगोनल निकालना हो मैंने, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके जोड़ूं तो ये √2a आ जाएगा। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कुछ नहीं किया। ए का वर्ग करके जोड़ूंगा तो 2a का वर्ग आ जाएगा, उसका रूट करूंगा तो √2a आ जाएगा। ये आपका डायगोनल आ गया है। अगर कोई भी वर्ग है उसकी भुजा दे रखी है, उसको मैं √2 के साथ गुणा कर दूं तो डायगोनल आ जाएगा। अब आपको ये बताया गया कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब उसकी सारी भुजाओं का जोड़, इसकी सारी भुजाओं का जोड़ करूंगा तो 4a आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 24√2, मैंने 4 से इसको काट दिया, इसकी भुजा आ गई है 6√2, तो इसकी सारी भुजाएं निकाल दी मैंने, वो 6√2 आ गई है। आपसे डायगोनल पूछा है, मैंने अभी देखा डायगोनल कैसे निकलता है, भुजा को √2 के साथ गुणा कर दो, तो मेरी भुजा है 6√2 और इसको गुणा करना है √2 के साथ, तो √2 पूरा 2, 2 गुणा में 6 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल C बराबर है 2 गुणा एंगल B प्लस एंगल C। ये दे रखा है। आगे क्या दे रखा है छोड़ दो, यहीं से क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका। ये बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक चतुर्भुज है ABCD, इसमें A और C का जो जोड़ है ना वो B और D के जोड़ का 2 गुना है। साथ में बताया गया है एंगल A 140 है, ये आपका 140 है, ठीक है जी। एंगल D 60 है, ये 60 है। आपसे एंगल B पूछा है, ये एंगल पूछा है, कैसे निकाल लेंगे? मैंने क्या किया, अपनी तरफ से इधर एंगल B और ये C नहीं है, ये D है, मैंने क्या किया अपनी तरफ इधर से एंगल B और D और जोड़ दिया। अगर मैं अपनी तरफ से एक तरफ एंगल B और D जोड़ दूं, भाई मैं बार बार B लिख रहा हूं, क्या बात है। मैंने क्या किया, एक इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन में अपनी तरफ से इस तरफ एंगल B और D जोड़ दिया। आपको पता है एक इक्वेशन में इधर मैंने B और D जोड़ दिया तो इधर भी B और D जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इधर भी B और D जोड़ दूं तो एक बार तो, 2 बार तो है ही, एक बार और जोड़ूंगा तो ये 3 बार हो जाएंगे। क्या ये बात आपको समझ आई? मैंने B और D एंगल इस तरफ जोड़ दिए, उस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा, उस तरफ 2 बार थी, एक बार और जोड़ूंगा तो 3 बार हो जाएंगे। अब इसको हल करते हैं। ये इस तरफ इस चतुर्भुज के चारों कोण आ गए हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ तो 360 होता है। 360 बराबर आ गया 3 गुणा एंगल B और एंगल D। 3 से इसको काट दिया, ये आ गया आपका 12 × 36। एंगल B और D का सम 120 आ गया है। आपने एंगल B निकालना है और D है आपका 60, ये एंगल आपका 60 डिग्री है और ये दोनों का जोड़ 120 है, इसका मतलब ये भी 60 होगा, तो आपका आंसर आ गया है 60 डिग्री, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हैव इक्वल एंगल्स, 2 समद्विबाहु त्रिभुज है और उसके तीनों कोण बराबर हैं। अगर उनके कोण बराबर हैं तो इसका मतलब वो सिमिलर है। जिसको हिंदी में समरूप बोलते हैं। अगर 2 त्रिभुज समरूप हो जाती हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, परिमाप का अनुपात बराबर होता है। अगर 2 त्रिभुज सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात, परिमाप का अनुपात सब बराबर होते हैं। साथ में उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग अक्षेत्रफल होता है। कहने का मतलब अगर मैं पहली त्रिभुज की भुजा को A मान लूं और दूसरी त्रिभुज की भुजा को B मान लूं, इनका अनुपात करूं और इसका वर्ग कर दूं
तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा, पहली त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कंसेप्ट है। दो बताई, पहला दो त्रिभुज के तीनों एंगल बराबर हैं तो वो सिमिलर है, समरूप है। अब उनकी सारी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, वही अनुपात उनकी ऊंचाइयों का होगा, वही अनुपात उनकी माध्यिकाओं का होगा, वही अनुपात उनके परिमाप का होगा। साथ में उनकी भुजाओं का अनुपात करके अगर वर्ग कर दूं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि देयर एरिया आर इन रेशियो ऑफ 16:25। इनके एरिया का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है 16/25। आपसे उनकी भुजाओं का अनुपात पूछा है। अगर दोनों तरफ वर्गमूल कर दूं तो ये आ जाएगा 4/5 और वर्ग से वर्गमूल कटेगा, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। तो भुजाओं का अनुपात आ गया 4:5 और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकाल लो। पहले तो अगर तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो तीनों भुजाएं देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मुझे ट्रिपलेट याद है इसलिए देखते ही पता चल गया कि इसकी तीनों भुजाएं अगर 3, 4, 5 है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अर्थात ये एंगल आपका 90 डिग्री है। वो भुजाओं को देखकर पता चला। इसका एरिया पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है दोनों छोटी भुजाओं की गुणा करो और 2 से भाग कर दो। दोनों छोटी भुजाओं को गुणा करो और 2 से भाग कर दो। छोटी भुजाओं को बोलते हैं पी और बी। 3 चौके 12 को 2 से भाग किया 6। आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे है इन ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी भुजा का एक मिड पॉइंट है डी। मिड पॉइंट से मुझे क्या समझ आया, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। आपको डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एडी का मिड पॉइंट है ई। देन द एरिया ऑफ बीईडी। चलो वो बाद में देखते हैं, पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखें आप। अगर एक ट्रायंगल में मैं एक माध्यिका खींचता हूं, ये माध्यिका है ना, मीडियन। मीडियन क्या होती है, एक सामने वाले वर्टेक्स से खींची गई भुजा जो नीचे वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये दोनों के, इन दोनों त्रिभुजों को बराबर क्षेत्रफल में भी बांटती है। क्योंकि ये माध्यिका है तो आप ध्यान रखेंगे ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनका अनुपात 1:1 है। ये एक माध्यिका है, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों के क्षेत्रफल में बांटती है। इसका मतलब अगर मैं इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट मान लूं तो ध्यान रखेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक माध्यिका है। अब आगे बोला गया है कि इस एडी भुजा का मध्य बिंदु है ई। तो और आपसे पूछा गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ बीईडी का। सेम कंसेप्ट यहां पे लगेगा। ये त्रिभुज है एक, इसकी ये माध्यिका है। अगर ये इसकी माध्यिका है ना तो ये इसको 2 बराबर भागों के क्षेत्रफल में बांटेगी। इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है और इसका क्षेत्रफल भी 1 यूनिट है। क्यों है? क्योंकि ये इसकी भी माध्यिका है। अब इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो था 4 यूनिट और इस छोटी त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1 यूनिट। अगर इनका कंपैरिजन करूं मैं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये त्रिभुज जो है ना, ये वाली, इस बड़ी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 गुणा है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 1 है और इसका पूरी का 4 है। तो ये आपका आंसर आ गया कि ये बड़ी त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 है, ये छोटे वाली त्रिभुज। समझ आया होगा, वो छोटा कंसेप्ट था। चलिए आगे चलते हैं। if A, B, C are 3 points on a circle with center O। एक सर्कल है जिस पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक है A, एक है B और एक है C। सच दैट AOB 90 डिग्री है। इसमें सेंटर है यहां पर आपका AOB, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक है जी। आपको बताया गया है एंगल BOC। एंगल BOC ये एंगल आपका 120 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि एंगल ABC बताओ। एंगल ABC
ये एंगल बताओ। दोबारा बताता हूं, एक सर्कल पर 3 पॉइंट थे, 3 बिंदु थे ए बी सी। फिर बताया गया कि ए ओ बी एंगल 90 डिग्री है, बी ओ सी 120 डिग्री है। आपसे पूछा ए बी सी, ये एंगल बताओ। अब इस आर्क को देखो, ये आर्क जो एंगल सेंटर पर बनाएगी यहां पर, उसका आधा यहां बनाएगी। अब ये एंगल कितना है वो निकालना है। मुझे पता है एक टोटल सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है, उसमें से अगर इन दोनों का निकाल दो तो ऊपर का एंगल आ जाएगा, ये 210 है, इसको इसमें से घटा दिया तो 150 डिग्री आ गया। तो ये एंगल आपका 150 डिग्री है। अगर ये 150 डिग्री है तो इसका आधा यहाँ पर है, तो ये 75 डिग्री आ गया है। ठीक है जी, आपका आंसर है ये। शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे पता नहीं चलता, जब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि आप छोड़ के भाग जाओगे। भाई देखिए, कंसेप्ट सीखने के लिए हमें टाइम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं आपके सामने बिल्कुल चीजें कंपाइल करके लेके आया हूं तो आपने जस्ट देखना ही है, और देखकर वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर इंटरसेक्ट सच दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। दोनों सर्कल की आपकी रेडियस बराबर है, आर है, और साथ में बताया गया कि एक दूसरे के सेंटर से जा रहे हैं। तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए, मैंने कंसेप्ट बताया था आपको। द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, इस कॉमन कोड की आपसे लेंथ पूछी है। मैंने बताया था इसमें इस तरीके से आपकी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं। अगर ये आर है तो ये कॉमन कोड √3r होती है, और ये आपका आंसर है। अगर कंसेप्ट याद है तो आपको तुरंत लग गया होगा, मैंने बताया था अभी। आपको दिया गया है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी जो है ना वो बराबर है 3 गुणे एंगल बी के, और ये आगे बराबर है 2 गुणे एंगल ए और एंगल बी के सम के, ये दिया गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वही कंसेप्ट लगाना है। ये तीनों बराबर हैं तो इनके एलसीएम के बराबर कर दिया, और वो है 6। सी को उसके बराबर किया तो वो आ गया है 6 यूनिट, बी को उसके बराबर किया तो वो आ गया है 3 दूनी 6। अब इसको बराबर किया तो ये दोनों का जोड़ आ गया है 3। देखो 2 से इसको भाग करूंगा तो इन दोनों का जोड़ 3 आ जाएगा। ए और बी का जोड़ 3 है, बी 2 है, इसका मतलब ए 1 है। तो इस तरीके से मैंने इन तीनों कोणों का अनुपात निकाल दिया पिछली बार की तरह। एक त्रिभुज के 3 कोणों के लिए एक ये रेशियो दे रखा था आपको, एक इक्वेशन दे रखी थी, तो मैंने वहां से रेशियो बनाने के लिए इनके जो यहाँ पर ये कोफिशिएंट लिखे हुए थे इनका एलसीएम ले लिया। सी को इसके बराबर किया, ये 6 यूनिट आ गया है। इसको इसके बराबर किया, 2 यूनिट आ गया है। इन दोनों का मान 3 यूनिट आ गया है। बी 2 है तो ए 1 है। आपको पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर 180 को इस अनुपात में बांटना है तो 9 से भाग कर दो इसको, ये आ गया है 20। 9 से भाग क्यों किया, इनका जोड़ है ये, तो 1 यूनिट का मान 20 आ गया। 20 6 का 120, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। अब आपसे क्या पूछा है, तीनों कोण पूछे हैं, तो 20 40 120। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए जी, आपके ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के करा चुका हूं। आगे जल्दी ही मेंसुरेशन के क्वेश्चन लेके आऊंगा पिछले 5 साल के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। दोबारा बता रहा हूं, आप अगर एचटेट टीजीटी मैथ या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का ये कोर्स खरीद सकते हैं। अगर सिर्फ एचटेट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये 10 वीडियोज ले सकते हैं 10 प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच खरीद सकते हैं मेरे ऐप मैथ्स विद राकेश चोकर से। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।